हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने सॉलिड की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन किया है। आज एक और प्रॉपर्टी हम पढ़ने जा रहे हैं एंड दैट इज अ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया था कि वो क्रिस्टल, कंडक्टर, इंसुलेटर या तो सेमी हो सकता है, लेकिन उसको देख के हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते और इसीलिए उसको हम फील्ड में लाते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, और बाद में उसकी जो कंडक्टिविटी होती है उसके बेस पे उसका क्लासिफिकेशन होता है। सिमिलरली किसी भी सॉलिड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मतलब वो डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक है, ऐसे मेन 3 कैटेगरी है, डाई, पैरा और फेरो। केमिस्ट्री में और 2 कैटेगरी भी है, एंटी फेरो और फेरीमैग्नेटिक। तो एक क्लासिफिकेशन भी सॉलिड को देख के पता नहीं चलेगा और उसके लिए उसको मैग्नेटिक फील्ड में हम रखेंगे और बाद में उसका बिहेवियर जो है वो वहाँ पे हम चेक करेंगे और उसके बाद वो क्रिस्टल, वो सॉलिड को हम आइडेंटिफाई या क्लासिफाई कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सॉलिड के अंदर क्यों आ रही है, तो उसका रीजन है दैट इज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ इज अ स्मॉल मैग्नेट। इलेक्ट्रॉन खुद एक छोटा सा मैग्नेट है, टाइनी मैग्नेट ऐसा बोलते हैं, ओके। और जब इलेक्ट्रॉन सब्सटेंस के अंदर होता है तो आपको भी पता है कि वो मोशन में होता है, और इलेक्ट्रॉन के 2 टाइप के मोशन होते हैं। ये भी थोड़ा बेसिक क्लियर होना चाहिए। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के 2 टाइप के मोशन होते हैं। वन दैट इज ऑर्बिटल मोशन, और दूसरा जो होता है दैट इज स्पिन मोशन। स्पिन मोशन जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो अपनी एक्सिस के वहां पे होता है, और दूसरा जो होता है वो अराउंड न्यूक्लियस होता है, ऑर्बिटल मोशन। मान लो कि ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो आपका इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है लाइक दिस, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, और इलेक्ट्रॉन जब ऐसे घूम रहा है तो जो मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होती है, मैग्नेटिक मोमेंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है तो वहां पे एक लूप जैसा बनता है करंट का, और इसीलिए वहां पे एक मैग्नेटिक मोमेंट बनता है, मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन। तो एक मैग्नेटिक मोमेंट आपको यहाँ पे मिलेगा। दूसरा, इलेक्ट्रॉन जो है वो खुद अपनी जो एक्सिस है वहां पे भी वो घूम रहा है, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। सो ड्यू टू स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पिन मोशन के बेस पे भी इसकी एक मैग्नेटिक मोमेंट होती है, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ भी होती है और मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ भी होती है, ठीक है। तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट आपको फाइंड करनी है, तो इन दोनों का एडिशन करना पड़ेगा, और एडिशन की जो वैल्यू आती है दैट इज कॉल्ड बोर मैग्नेट। उसका जो यूनिट है वो बोर मैग्नेटॉन है, और उसका सिंबल हम लिखते हैं म्यू, और इसकी वैल्यू है 9.27 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। टेक्स्ट बुक में वैल्यू दे रखी है, तो आपको वैल्यू को याद रखना पड़ेगा। 9.27 1 मिनट, 9.27 into 10 to the power yes -24 am square, ठीक है। और ये वैल्यू आपको याद रखनी है। मतलब 12th के अंदर एज अ साइंस स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन के 2 टाइप के मोशन होते हैं। अराउंड न्यूक्लियस होता है दैट इज अ ऑर्बिटल मोशन, ओके, और अराउंड स्पिन दैट इज कॉल्ड स्पिन मोशन, और दोनों ही मोशन से मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होती है। तो रिजल्टेंट मोमेंट की जो वैल्यू होती है वो टेक्स्ट बुक में आपके सामने रखी हुई है, तो ये थोड़ा आपको क्लियर होना चाहिए। अब अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेस पे सब्सटेंस को हम 5 कैटेगरी में डिवाइड करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले जो बेसिक डिफरेंस रहने वाला है दैट इज डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक। तो सबसे पहले 2 कैटेगरी में मैं डिवाइड कर रहा हूं, ओके। द फर्स्ट वन इज डायमैग्नेटिक and second one that is a paramagnetic.
डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक। तो दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मान लो कि हमारे पास कोई सब्सटेंस है, कौन सा, एक्स। अभी हमें पता नहीं है कि ये डाई है कि पैरा है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था इसको हमें मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखना पड़ेगा। तो मान लो कि एक इरेगुलर मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, इरेगुलर मतलब जो मैग्नेटिक लाइंस होती है वो मान लो कि यहाँ इस साइड बहुत ही नजदीक में है और यहाँ पे बीच बीच में बहुत बड़ी गैप है। तो जहाँ पे मैग्नेटिक जो लाइंस होती है वो नजदीक में होती है, वहां पे उनकी जो इंटेंसिटी होती है वो ज्यादा होता है, हाई इंटेंसिटी। मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड है एक्सटर्नल, ठीक है। यहाँ पे हाई इंटेंसिटी है और यहाँ पे लो इंटेंसिटी, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे ये जो रीजन है उसके अंदर हमें एक्स को रखना है और वहां पे उसका बिहेवियर हमें चेक करना है। तो मान लो कि मैंने एक्स को यहाँ पे रखा, तो जैसे मैंने उसको यहाँ पे रखा, इसका जो मोमेंट हो रहा है, उसका जो मोमेंट हो रहा है वो हाई से लो की ओर जा रहा है। मतलब वो हाई इंटेंसिटी वाला रीजन है, वहां से लो की ओर वो मूव कर रहा है। और इसका इनडायरेक्ट मीनिंग हो रहा है कि ये जो सब्सटेंस है उसको जो मैग्नेटिक फील्ड हमने दिया है उसके साथ उसको ज्यादा कोई अट्रैक्शन नहीं है, तो उसको कुछ अट्रैक्शन ऐसा कुछ होता नहीं है। तो क्वेश्चन है कि यार ऐसा क्यों, इसको अट्रैक्शन क्यों नहीं हुआ टुवर्ड्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, वो बाहर क्यों आ गया। जैसे बॉक्स है, बॉक्स के अंदर जैसे आपने एक्स को डाला वो बाहर आ जाता है। जैसे छोटा बच्चा जब केजी में स्कूल में जा रहा है तो उसके पापा उसको बाय फोर्स वहां पे भेजते हैं, लेकिन जैसे उसके पापा घर तक पहुंचते उससे पहले वो भी आ जाता है वापस कि पापा मुझे पढ़ना नहीं है। इन शॉर्ट उसको स्कूल में जाना नहीं है स्कूल की, और उसको अट्रैक्शन ही नहीं है। तो ये जो एक्स है उसको भी मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई अट्रैक्शन नहीं आ रहा है। तो फिर हमको लगा कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। तो इन लोगों ने ये जो एक्स है उसमें से एक्सरे पास किया और एक्सरे से जो पिक्चर आता है उसमें पता चला ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर इन पैड, सारे इलेक्ट्रॉन पैड में है। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में होते हैं एंड ईच ऑर्बिटल कंटेन्स मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। So all electrons are in pad, or you can say all orbitals are fully occupied. Okay, all orbitals are fully occupied, or you can say all electrons are in pad. और ऐसे सब्सटेंस को बाद में क्या बोल दिया, डायमैग्नेटिक। और ऐसे सब्सटेंस में मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जिसको काय एम बोलते हैं, इसकी जो वैल्यूज होती है वो भी नेगेटिव होती है। और ऐसे सब्सटेंस से आप कभी भी मैग्नेट नहीं बना सकते, क्योंकि उसको फील्ड अच्छा लगता ही नहीं, तो मैग्नेट कहाँ से बनाओगे। तो ये जो सब्सटेंस है वहां से हम मैग्नेट नहीं बना सकते। एंड सच टाइप ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज डायमैग्नेटिक। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपको पता चल जाएगा कि ये डाई है कि नहीं, ठीक है। तो एक्स को मैंने डाई में डाल दिया। दूसरा एक सब्सटेंस मेरे पास आया जिसका नाम है सपोज वाई। अब ये बोलता है कि मेरा नेचर भी आप चेक करो, तो इसको भी हमने सेम कॉन्सेप्ट में सेट किया। फिर से मैंने एक बॉक्स लिया, बॉक्स के अंदर यहाँ पे इंटेंसिटी हाई है, यहाँ पे इंटेंसिटी लो है। ये लो इंटेंसिटी वाला पार्ट है और हाई इंटेंसिटी वाला पार्ट है। जैसे मैंने वाई को यहाँ पे रखा और उसका बिहेवियर चेक किया तो पता चला कि ये लो से हाई की ओर मूव हो रहा है, मतलब उसको मैग्नेटिक फील्ड की ओर अट्रैक्शन हो रहा है। यहाँ पे उसको अट्रैक्शन हो रहा है। इन शॉर्ट पता किया कि क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर इन पैड, तो यहाँ पे उनको पता चला मिनिमम वन इलेक्ट्रॉन is unpaired.
सारे इलेक्ट्रॉन अनपेयर हो जरूरी नहीं है, एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर आपको मिल रहा है तो उसका नेचर पैरामैग्नेटिक बन सकता है। ओके, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन भी यदि अनपेयर पाया गया तो वो पैरामैग्नेटिक में आ जाता है। और इसका जो काई एम जो बोलते हैं, काई एम दैट इज पॉजिटिव। यस, अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में देने जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो यहाँ पे कैंसिल नहीं हो रही है, मतलब वो सब मैग्नेटिक मोमेंट एक डोमेन बना रहे हैं और वो डोमेन की जो अरेंजमेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे हो रही है। तो सबसे पहले ये जो y है वो यहाँ पे है मतलब मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, ठीक है। तो ऐसा हम लिख सकते हैं एब्सेंट, मतलब मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट, ऐसा लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट। ओके, मतलब y जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, ऐसा मान लेते हैं। ओके, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स थे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उनसे जो मैग्नेटिक मोमेंट बनता है जिसको डोमेन बोलते हैं, ये जो डोमेन होता है वो रैंडम होता है और रैंडम से रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब ये टॉपिक को मैं थोड़ा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के साथ थोड़ा कंपैरिजन दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा हुआ है कि मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही है, फिर भी नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल मतलब इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मेटल में से करंट पास नहीं हो सकता। जैसे क्लास के अंदर जो बच्चे बैठते हैं जिस बेंच पे, वो दैट इज मेड अप ऑफ आयरन एंड आयरन दैट इज अ मेटल, तो वहां पे बच्चे बैठ सकते हैं। क्यों? मेटल है, गुड कंडक्टर है, फिर भी बैठ सकते हो क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करते हैं और रैंडम मोशन से जो करंट बनता है वो ऑपोजिट हो जाता है। मतलब 25% इलेक्ट्रॉन नॉर्थ में जा रहे हैं तो 25% साउथ में जाएंगे, 25% इलेक्ट्रॉन ईस्ट में जाएंगे, 25% वेस्ट में जाएंगे, तो रिजल्टेंट करंट दैट मींस जीरो। तो यहां भी ऐसा हो रहा है, इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये जो डाइपोल मोमेंट आपके सामने दिखा है वो रैंडम है, तो यहां पे आपको रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जीरो मिलेगा। ओके, सेकंड पॉइंट। अब मान लो कि वो जो बेंच है उसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के कांटेक्ट में ला रहा हूं, मतलब कार से मैंने बैटरी निकाली और बैटरी के दो जो टर्मिनल है पॉजिटिव नेगेटिव, उसको बेंच के साथ हम जोड़ देते हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो रैंडम मोशन में थे सबकी डायरेक्शन एक हो जाएगी टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, और वहां से करंट जनरेट होगा कि नहीं, यस, एंड दैट मेटल बिकम्स गुड कंडक्टर। ओके, तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट हम कर रहे हैं कि वाई जो है उसको मैं यहाँ पे ला रहा हूँ, यहाँ पे ला रहा है, इसका मीनिंग हुआ एब्सेंट की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेजेंट। अब प्रेजेंस, यस, अब मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड की जब इफेक्ट आएगी तो सारे डोमेन जो आपको दिखाई दे रहे हैं उसकी जो डायरेक्शन है वो सेम हो जाएगी, लाइक दिस। सेम मतलब या तो सबकी ऊपर हो जाएगी या तो सबकी नीचे हो जाएगी, तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जो है वो हमारा मैक्सिमम हो जाता है और हमें लगता है कि चलो ये सब्सटेंस जो है वो मैग्नेट बन गया। थर्ड केस, वापस मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेता हूं तो वापस वो इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में आ जाएंगे तो करंट जीरो हो जाएगा। तो यहां भी मैं वाई को वापस बाहर ले रहा हूं, उसका मैंने फिर से मैंने मैग्नेटिक फील्ड को एब्सेंट बना दिया। चलो मैग्नेटिक फील्ड अब नहीं है तो ये जो डाइपोल मोमेंट आपके सामने थी वो वापस रैंडम हो जाएगी और म्यू जो है वो वापस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब पैरामैग्नेटिक से आप कौन सा मैग्नेट नहीं बना सकते, परमानेंट मैग्नेट हम नहीं बना सकते, परमानेंट मैग्नेट हम नहीं बना सकते, ये क्लियर होना चाहिए। परमानेंट मैग्नेट हम नहीं बना सकते क्योंकि जब तक मैग्नेटिक फील्ड है तब तक वो मैग्नेट है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड आपने बाहर ले लिया तो मैग्नेट नहीं है। स्टूडेंट, टीचर है, पेरेंट्स है, तब तक पढ़ेंगे और वो चले गए तो जैसे थे। तो कुछ स्टूडेंट का बिहेवियर पैरा जैसा होता है, कुछ लोग तो डाय भी होते हैं, स्कूल में आते ही नहीं, पढ़ने की बात ही छोड़, ठीक है, स्कूल अच्छी नहीं लगती। ये कैटेगरी वाला स्कूल में आते हैं, टीचर है तो पढ़ते हैं क्लास में, घर पे पेरेंट्स है तो उनके प्रेजेंस में पढ़ते हैं, अच्छी तरह पढ़ते हैं। जैसे ही वो चले गए जैसे थे, तो आपको ऐसा भी नहीं बनना है।
आपको वैसा भी नहीं बनना है। तो एज अ स्टूडेंट कैसा बनना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ओके, एंड दैट इज अ स्पेशल केस एंड दैट इज अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो अभी डाई और पैरा का बेसिक डिफरेंस क्या है वो क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे वो हाई से लो की ओर मूव कर रहा है, यहाँ लो से हाई में जा रहा है, यहाँ पे अट्रैक्शन ही नहीं हो रहा है, यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे ऑल इलेक्ट्रॉन आर इन पैड और मिनिमम वन इलेक्ट्रॉन इज अनपैड। यहाँ पे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव है, वहाँ पे पॉजिटिव है। तो इतने पॉइंट्स आप डाई और पैरा के डिफरेंस में लिख सकते हो। एग्जाम्पल जो है वो टेक्स्ट बुक में से आप आराम से लर्न कर सकते हो फॉर एमसीक्यू पर्पस। ओके, तो डाई और पैरा का बेसिक डिफरेंस आपका क्लियर होना चाहिए। अब मैं एक और मैग्नेटिज्म आपको देने जा रहा हूँ, दैट इज अ फेरोमैग्नेटिज्म। फिजिक्स में डाई, पैरा और फेरो है, केमिस्ट्री में डाई है, पैरा है, फेरो है, फेरो के साथ एंटी फेरो भी है और एंटी फेरो के साथ लास्ट में फेरो की छोटी बहन फेरी भी है। ठीक है, तो देखते हैं ये तीनों मैग्नेटिज्म का रोल क्या है। ये तीनों जो है वो डाई भी नहीं है, पैरा भी नहीं है, याद रखना, स्पेशल कैटेगरी है एक्चुअली, और ये तीनों को हम साथ में पढ़ेंगे। और इसको मैं लिख रहा हूं स्पेशल। ओके, और ये तीन जो है उसको फिर से एक बार मैं आपको बता दूं। सबसे पहले जो होगा वो हमारा फेरोमैग्नेटिक, कौन सा होगा, फेरोमैग्नेटिक। दूसरा जो है दैट इज एंटी फेरो, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, एंड थर्ड वन इज दैट इज फेरी मैग्नेटिक, फेरो की छोटी बहन फेरी। तो ये तीन कैटेगरी है और हमारे पास तीन सब्सटेंस है, ए, बी और सी। अब तीनों में एक बात कॉमन है, तीनों में एक बात कॉमन है, मिनिमम वन इलेक्ट्रॉन दैट इज अनपैर्ड। अब अनपैर्ड इलेक्ट्रॉन है वो तो फैक्ट हो गया, मतलब ये डाई तो नहीं है। तो आप बोलोगे सर तो भी पैरा होगा, अब ये तीनों पैरा भी नहीं है, अनपैर इलेक्ट्रॉन है फिर भी ये पैरा क्यों नहीं है वो हमें देखना है मेनली, तो ये क्लियर होना चाहिए। देखो, तो सबसे पहले ये तीनों सब्सटेंस जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, बाहर है मतलब मैग्नेटिक फील्ड अभी है नहीं मतलब एब्सेंट। ओके, तो तीनों में जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन से जो डाइपोल मोमेंट होगी वो रैंडम होगी कि नहीं, तीनों साथ में ले रहा हूं मैं, तो तीनों में डाइपोल मोमेंट जो है वो रैंडम होगी। डाइपोल मोमेंट जो है दैट इज ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, तो तीनों में डाइपोल मोमेंट रैंडम ही होगी। ये सब डोमेन एक्चुअली बनाया है उसने, तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। चलो तीनों का हो गया 0। अब ये तीनों को हम वन बाय वन मैग्नेटिक फील्ड में ला रहे हैं, मतलब अभी मैग्नेटिक फील्ड है वो आ गया। चलो, सो इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये तीनों में जो डाइपोल मोमेंट है वो उसकी जो डायरेक्शन है वो इक्वल सेम हो जाएंगी। फेरो में डायरेक्शन, सभी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन सेम हो जाती है। ओके, एंटी फेरो में 50-50 हो जाता है, मतलब एक के ऊपर है तो दूसरे के ऐसे नीचे हो जाएगी 50-50। यहाँ पे पैरेलल है लेकिन 75% मान लो कि ऊपर है तो 1% यहाँ पे नीचे, बस ऐसा मान लेते हैं। ओके, अब इससे क्या होगा, इसका म्यू पहले 0 था, अब ये म्यू जो हो गया वो मैक्सिमम हो गया। इसका म्यू पहले भी 0 था, बाद में भी 0, कोई बेनिफिट नहीं है। इसका पहले 0 था, बाद में मिनिमम हो गया। मिनिमम मतलब 0 से ज्यादा होगा, मतलब मैक्सिमम से कम होगा, मतलब फेरो से कम, इसलिए इसका नाम क्या दिया है, फेरी। अब ये तीनों पैरा क्यों नहीं है? पैरा में क्या था, जब वापस से तीनों का बाहर ले लेते हो, बाहर मतलब फिर से मैग्नेटिक फील्ड नहीं है मतलब एब्सेंट। तो पैरा में क्या था, जैसे थे इन द सेंस वापस वो रैंडम में आ जाते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये जो पोजीशन है वो एज इट इज ही रहती है। मतलब ये फर्स्ट कैटेगरी वाला जो है वो मैग्नेट बना,
क्योंकि उसका म्यू देखो मैक्सिमम है, ये मैग्नेट बना और उसका जो मैग्नेटिज्म है वो लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है, मतलब वो परमानेंट मैग्नेट आपका बन गया। तो ये जो फेरोमैग्नेटिक है वहां से हम परमानेंट मैग्नेट हम बना सकते हैं। इसमें निकल है, कोबाल्ट है, आयरन है, ये सब इसमें आप यूज कर सकते हो। एंटी फेरो में कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है और फेरी में मैग्नेट बन सकता है, लेकिन उसकी जो मैग्नीट्यूड है, उसकी जो वैल्यूज है वो फेरो से कम होगी एंड दैट इज कॉल्ड फेरी। अब मैग्नेट बनाने आप बैठे ही हो तो फेरो से बनाओ, फेरी से क्यों बनाना, ठीक है। तो ऐसे मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऐसे स्टूडेंट जो स्कूल में, घर पे पेरेंट्स टीचर्स के साथ तो पढ़ते ही है, लेकिन एक बार डायरेक्शन मिल गई कि चलो ऐसा पढ़ना है, तो बाद में जब टीचर या पेरेंट्स नहीं होते फिर भी वो पढ़ते रहता है, दैट इज कॉल्ड फेरो। तो आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में फेरो जैसा बनना है और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में कंडक्टर जैसा बनना है। क्लियर? तो ये परफेक्ट होना चाहिए। बाद में मान लो कि ये फेरो है या फेरी है, अभी तो ये परमानेंट हो गया, बाद बॉक्स के बाहर है फिर भी, लेकिन यदि आप फेरो या फेरी को जब हीटिंग करते हो, हीटिंग उसको थोड़ा हीट करते हो, तो ऐसा बोलते हैं कि ये वापस ये जो पैरेलल मोमेंट थी वो वापस रैंडम हो जाती है, मतलब वो अपना मैग्नेटिज्म में वो लूज कर सकते हैं इफ वी हीट फेरो और फेरी। और वो टेम्परेचर जो बनता है उसको क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं, और क्यूरी टेम्परेचर में फेरो हो या फेरी हो या एंटी फेरो हो वो पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। पैरामैग्नेटिक मतलब आगे जो मैंने बताया वो, और वो टेम्परेचर को क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। ये सब फिजिक्स में हमको पता चलेगा, क्यूरी टेम्परेचर। So Curie temperature means at particular temperature when ferro or ferry, physics में ferro बोलना, chemistry में ferro और ferry और anti-ferro converts into paramagnetic, that temperature is known as Curie temperature। तो ये solid जो हमारा है उसकी ये magnetic property थी and which is very very important, ये clear होना चाहिए, ठीक है। तो solid state हमारा ये जो chapters है वो यहाँ पे पूरा complete हो गया। ये चैप्टर को मैंने डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड करके लेक्चर्स आपके सामने रखे हैं। पहला जो मेरा लेक्चर था दैट इज टोटली इंट्रोडक्शंस, ओके, और उसके बाद हमने सेक्शन स्टार्ट किए थे। सबसे पहले था हमारा मेटालिक क्रिस्टल, उसके बाद हमने पढ़ा आयोनिक क्रिस्टल, उसके बाद क्रिस्टल लेटाइस और यूनिट सेल, इसके बाद डिफेक्ट, इसके बाद इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और लास्ट में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ओके। अभी भी एक चैप्टर का एक और लेक्चर आपको मिलने वाला है दैट इज बेस्ड ऑन एक्सरसाइज एंड सम इलस्ट्रेशन। जो कुछ न्यूमेरिकल्स है, कैलकुलेटिव जो न्यूमेरिकल्स है जो इलस्ट्रेशन में दिए हैं, कहीं कहीं इंडेक्स में दिए हैं और कहीं कहीं पे एक्सरसाइज में दिए हैं, मतलब उसकी जो भी हिंट है वो मैं आपको देने वाला हूँ। तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा आएगा वो बेसिकली न्यूमेरिकल के बेस पर रहने वाला है, ओके। थैंक यू वेरी मच।